एक छोटे से गांव में अमित और उसकी बहन काव्या सर्दियों की छुट्टियां बिताने अपने शिवनाथ काका के घर आए थे। शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर ये गांव ठंड की धुंध में लिपटा हुआ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। चारों तरफ फैले सूखे खेत, पेड़ों से गिरती ओस और हवा में खुली ठिठुरन, सब कुछ अजीब तरह से खामोश था। शिवनाथ काका का घर गांव के लगभग बीचों बीच था। कच्ची दीवारें, ऊपर पुराना टीन का छप्पर और सामने एक छोटा सा आंगन जहां शाम होते ही कोहरे की पतली परत जमने लगती थी। लेकिन पहले ही दिन अमित और काव्या को महसूस हो गया कि इस गांव की खामोशी सिर्फ सुकून वाली नहीं है। लोगों की निगाहें झुकी रहती थी, चेहरे गंभीर और बातें बहुत कम, जैसे हर कोई कुछ कहने से डरता हो। शाम ढलते ही ठंडी हवा तेज हो गई। तीनों आंगन में अलाव के पास बैठे थे। आग की लपटें कांप रही थी और उनके साथ परछाइयां भी। काका, गांव बाहर से तो बहुत शांत लगता है। ठंड, कोहरा, ये जलती लकड़ियों की खुशबू, शहर में ऐसा सुकून कहाँ मिलता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ के लोग इतने चुप क्यों रहते हैं? कोई खुलकर बात ही नहीं करता। शिवनाथ काका ने आग में एक लकड़ी डाली। चिंगारियां उछल पड़ी। बेटा, गांव की शांति सिर्फ ऊपर से अच्छी लगती है। जो बाहर दिखता है वो अंदर का सच नहीं होता। यहाँ की हवा ठंडी है, लेकिन लोगों के दिलों में एक पुरानी सिहरन जमी हुई है। काव्या ने उत्सुकता से पूछा, पुरानी सिहरन? मतलब यहाँ कुछ छुपा हुआ है क्या? कोई पुरानी बात, कोई राज? काका कुछ पल चुप रहे। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर से सन्नाटा। हाँ बेटी, कुछ है जो सालों से दबा हुआ है। गांव के लोग सब जानते हैं, मगर कोई बोलता नहीं, जैसे कोई अनकहा डर हो जो सबके होंठ सिल देता है। डर? अमित थोड़ा हंसा। किस बात का डर काका? शिवनाथ काका की आवाज धीमी हो गई। गांव के पुराने जमे हुए तालाब का पानी सालों पहले सूख गया, लेकिन कहते हैं वहां जो हुआ उसके बाद से कोई उस तरफ नहीं जाता। लोग उसका नाम तक लेने से कतराते हैं। अरे काका, सूखा तालाब देखने में क्या डर? चलो ना, हमें दिखाओ। सर्दी में घूमना और भी मजेदार होगा। काका का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, वहां जाना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं ठंडी रातों में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी बर्फ के टूटने जैसी, कभी पानी के हिलने की, जबकि वहां पानी है ही नहीं। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, तालाब वो कहाँ है? काका, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? सच सच बताइए, कोई अफवाह है या सच में कुछ हुआ था? अलाव की आग एक पल को भड़क कर फिर धीमी हो गई। शिवनाथ काका ने दोनों की तरफ देखा और बोले, ठीक है, सुनो। अंधेरपुर गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव में चौपाल के कोने में एक छोटा सा ढाबा था जहां गांव के कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस ढाबे पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये लो, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया भाइयों। हाँ, और रमेश भाई, इस मौसम में फिर इस तरह के ढाबे की चाय का तो अलग ही मजा है। हाँ, तू सही कह रहा है। ऊपर से इस वक्त पूरे गांव में ये बिजली भी चली जाती है। लेकिन यही तो मजा आता है, बिजली चली जाती है और हम दोस्त यहाँ इकट्ठा होकर चाय का मजा लेते हैं। मेरा तो दिल करता है कि इस बरसात की पूरी रात यहाँ तुम दोस्तों के साथ गुजार लूं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग शायद एक बात भूल रहे हो। इस रात में जब हरिया काका की कहानी हो जाती है तो मजा और भी डबल हो जाता है। वैसे मुझे लगता है ये काका की कहानियां सब झूठी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काका के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि सारे किस्से उनके सच होते हैं। अरे अब छोड़ भी दो भाई, मुझे तो पहले से ही नहीं लगता कि हरिया काका की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है? ये भूत, चुड़ैल और छलावा वगैरह। ये तो तेरे मन की बातें हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि काका की बातें सब सच होती हैं। अच्छा, तुम लोग बहस ना करो। ये काका अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने कहा भी था कि थोड़ी देर में यहाँ आ जाना। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि तभी वहां हरिया काका उस ढाबे पर आ जाते हैं और उधर आसमान में
बिजली की कड़क की आवाजें गूंज रही थीं। चलो वो देखो, हरिया काका भी आ गए। अब इस बरसात में यहाँ ढाबे का असली मजा आएगा। कैसे हो तुम सब? लगता है कि मैंने तुम सबको आज बहुत इंतजार करवाया। हाँ काका, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आपको आज इतनी देर क्यों हुई? बेटा, वह आज मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके देखभाल के कारण यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, चले कोई बात नहीं। हम तो समझ रहे थे कि आज तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें वैसे भी यहाँ आपके कहानियों के बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मुझे खुद भी यहाँ तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो काका, अभी हम सब बैठे हैं, बस आप आ जाइए और यह बताइए कि आज हम सबको आप कौन सा किस्सा सुनाएंगे। हरिया काका भी अब वहां उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, एक कप चाय कर दो मेरे लिए। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का डरावना किस्सा सुना। यह बात मेरी जवानी के वक्त की है। उस वक्त तकरीबन बहुत रात हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकला ही था और वहां के बस स्टॉप के पास किसी बस का इंतजार करने के लिए रुक गया। मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जो आखिरी बस थी वो भी छूट गई। तभी मेरी नजर रोड पर पड़ी तो मैंने वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत देखी। वहां अंधेरा ज्यादा था, इसलिए मुझे साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी आसमान बजती बिजलान की आवाज आती है। मैं जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान वहां से हट गया और जब दोबारा मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। यह बात मुझे अजीब लगी और मैं उसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक खूबसूरत सी साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। फुटकिस की आवाज। वो वहां आकर मेरे पास रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी काम से आकर बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है यहाँ बहुत। डर? किस चीज का डर? मुझे इस अंधेरी रात से और इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा यहाँ? नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। इसमें डरने की क्या बात है? बस सिर्फ रात ही तो है और बारिश है, बस। अच्छा, आप बताइए, आप इतने रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपना काम खत्म करके घर जा रही थी और बस में जाने के लिए जब यहाँ आने वाली थी तभी मुझे सामने सड़क पर एक अजीब सी भूरी औरत नजर आई। इसी वजह से अब मुझे डर लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर मैं डर सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद यह मेरा वहम हो गया, लेकिन वह मेरा वहम नहीं था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? यह साथ वाले कालीपुर गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे थोड़े से मदद कर लें और मेरे साथ वहां तक चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बस तो जा चुकी है और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। हाँ, ठीक है। मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की तरफ है। चलिए, आप मेरे साथ चलें। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वह लड़की तो जैसे मेरे साथ जाने के लिए कब से तैयार बैठी थी और अब उस सफर पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ी सी डर लग रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब मेरे साथ वो लड़की भी उस सफर में थी। हम दोनों पूरे रास्ते उस बारिश में भीग रहे थे। पूरे रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें हमें आ रही थीं। एक जगह तो हमें ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। हम दोनों रास्ते पर चलते गए और वो रोने की आवाजें उतनी ही आती रहीं। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। अरे, आपने कोई आवाज सुनी क्या? जी, कैसी आवाजें? अरे, ऐसी आवाज जैसे कि कोई इस सुनसान जगह पर कहीं दूर बैठा रो रहा हो। हाँ, तो क्या तुम्हें भी यह आवाजें आ रही है? मैं तो समझा कि शायद सिर्फ मुझे ही यह आवाजें आ रही हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे तो लगता है कि कहीं दूर कोई बिल्ली रो रही होगी बस, या फिर यह बारिश की आवाजें होंगी। आप डरे मत,
यहाँ कुछ नहीं है। नहीं जी, ये कोई बिल्ली के रोने की आवाज नहीं थी। ये तो किसी इंसान के रोने की आवाज थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे, डरने की तो कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ चलते जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। वहां वह खौफनाक आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं तो उस दिन डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था। इसीलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। हम दोनों फिर से चलने लगे। क्या आपको इस सुनसान जगह पर इस अंधेरी रात में डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? बस सिर्फ अंधेरा और बारिश ही तो है। नहीं साहिब जी, बस सिर्फ अंधेरा और बारिश नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। गांव में ठंड उस रात कुछ ज्यादा ही थी। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां गर्म चाय की भाप ठंडी हवा में घुल रही थी, लालटेन की पीली रोशनी में बरगद की लटकती जटाएं डरावने साए बना रही थीं। दुकान पर 4-5 गांव वाले बैठे गपशप कर रहे थे, मगर हर कोई बीच बीच में इधर उधर देख लेता, जैसे किसी अनहोनी का डर हो। अरे भाई, आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही? चाय भी जल्दी ठंडी हो जा रही है। हाँ यार, हवा में अजीब सी सिहरन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। तुम लोग बेकार में डर रहे हो। हर ठंडी रात ऐसी ही लगती है। नहीं रे, आज की रात अलग है। देखो ना, बरगद का पेड़ भी कैसे आवाज कर रहा है। चारों लोग देर तक चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करते रहे, कभी खेती की, कभी गांव की, तो कभी पुराने किस्सों की। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लालटेन की रोशनी में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे पास आता दिखाई दिया। अरे, ये तो सुरेश काका है। काका, आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं कोई काम में फंस गए थे क्या? काम तो नहीं बेटा, पर आज रास्ते में जो देखा उसने कदम रोक लिए। सब एक साथ काका की तरफ देखने लगे। क्या देखा काका? कुछ अजीब था क्या? कुछ बातें हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती, खासकर अमावस्या की रात की। काका, अब आप आ ही गए हो तो आज एक डरावनी कहानी सुनाई दीजिए। ठंड भी कट जाएगी और नींद भी उड़ जाएगी। सुरेश काका हल्की मुस्कान के साथ बरगद की तरफ देखने लगे, मानो कोई पुरानी याद आंखों के सामने तैर गई हो, और माहौल अचानक और भी गंभीर हो गया। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाता है। अरे भाई, एक कप चाय कर दो मेरे लिए। तूफानी बरसात अपनी चरम सीमा पर थी। बादलों की गर्जना और बिजली की कड़क ने पूरे पालमपुर के जंगलों को दहला रखा था। रामलाल, एक सीधा सादा किसान, अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर से लौट रहा था। उसके पास खाद और बीजों की बोरियां थीं, जिन्हें भीगने से बचाना नामुमकिन लग रहा था। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गई हैं। ये तूफानी बरसात और ऐसी बर्फीली हवा, लगता है इस बार ठंड जल्दी आ जाएगी। अभी तो आधा रास्ता बाकी है। अगर देर हो गई तो बूढ़ी माँ और बच्चे परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ी रोशनी होती तो रास्ता साफ दिखता। तभी घने पेड़ों के बीच से एक धुंधली सी रोशनी चमकी। रामलाल ने अपनी धुंधली आंखों को मलकर देखा। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, पर वो रोशनी स्थिर थी। अरे, ये तो किसी का घर लग रहा है, पर इस वीरान जंगल के बीच अकेला घर, कुछ अजीब तो है। पर इस आंधी में बाहर रुकना जान जोखिम में डालना है। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। वो एक पुरानी और जर्जर हवेली जैसी लग रही थी। रामलाल ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। कोई है? घर में कोई है क्या? एक मुसाफिर को आज की रात पनाह मिल सकती है। बाहर तूफान बहुत तेज है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे से चूं चूं की आवाज के साथ खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र करीब 50 साल की, हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत बाहर निकली। अरे बेटा, इतनी काली रात और इस डरावने जंगल में तुम अकेले कहाँ भटक गए? अम्मा, मैं पास के पालमपुर गांव का किसान हूँ। शहर बीज लेने गया था, पर लौटते समय इस तूफान ने घेर लिया। अगर इजाजत हो तो रात यहीं बरांडे में काट लूं? अरे नहीं बेटा, अंदर आ जाओ। इस बारिश में बाहर रुकना ठीक नहीं। आओ, कमरे में बैठो। रामलाल अंदर आया। कमरा पुराना था, चारों तरफ चाले और धूल जमी थी। रामलाल की नजरें दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर थी।
अम्मा, आप इस वीरान जंगल में अकेली रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? हमारे गांव में तो गीदड़ भी आ जाए तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। मजबूरी क्या नहीं करवाती बाबू। हमारे गांव में आग लगी, सब जल गया। अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। यहाँ सुकून है पर तन्हाई भी। बेटी? आपकी बेटी कहाँ है अम्मा? वो दूसरे कमरे में सो रही है। शाम ढलते ही उसे नींद आ जाती है। तुम थक गए होगे, खाना खाओगे? नहीं अम्मा, रास्ते में ढाबे पर पेट भर लिया था। बस थोड़ा आराम मिल जाए तो मेहरबानी होगी। रामलाल बिस्तर पर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक आधी रात को उसे छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छम छम, पायल की मधुर पर रहस्यमयी आवाज। वो उठकर बाहर निकला। आंगन में एक खूबसूरत युवती बैठी थी जो बारिश की बूंदों को देख रही थी। आप माया जी हैं? अम्मा ने कहा था आप सो रही हैं। नींद और शांति इस जंगल में मिलना मुश्किल है मुसाफिर। आप कौन हैं? मैं रामलाल हूँ, बस रात बिताने आया था। हर कोई रात बिताने ही आता है, पर सुबह का सूरज सब नहीं देख पाते। इस अंधेरी रात में आपका रुकना ही सही था। पर याद रखिएगा, जंगल में दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। सुबह हुई। रामलाल जब उठा तो घर खाली था। न अम्मा दिखी न माया। वो जल्दी में अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की ओर भागा। रास्ते में उसे माया फिर से मिली, पर वो रो रही थी। उसने बताया कि एक शेर उसकी मां को ले गया। रामलाल ने भावुक होकर उसे सहारा दिया और अपने गांव पालमपुर ले आया। पर गांव आते ही खुशियां मातम में बदलने लगी। रामलाल, तू तो आ गया, पर ये अपने साथ किसे लाया है? इस लड़की की आंखों में वो बात नहीं जो इंसानों में होती है। सरपंच जी, ये बेसहारा है। इसकी मां को जंगल में जानवर ने मार डाला। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगले ही दिन गांव के तालाब के किनारे रमेश की लाश मिली। शरीर में एक बूंद खून नहीं था। चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव में दहशत फैल गई। ये किसी इंसान का काम नहीं है रामू, ये पिशाचनी के लक्षण है। जब से ये लड़की आई है, गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया है। काका, आप वहम पाल रहे हैं। माया तो बेचारी खुद डरी हुई है। उस रात रामलाल की मां ने उसे चेतावनी दी। रामलाल के मन में भी शक का बीज पनप चुका था। उसने रात को सोने का नाटक किया और जब पायल की आवाज आई तो उसने माया का पीछा किया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? माया खेतों की तरफ जा रही है, पर उसकी चाल, वो तो हवा में तैर रही है। रामलाल ने देखा कि माया ने एक पहरेदार पर हमला किया। उसका चेहरा भयानक रूप से बदल चुका था। दांत लंबे और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं। रामलाल वहां से भाग निकला और सीधे गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। रामलाल समझ गया था कि जिसे वो अबला समझकर लाया था वो काल का रूप है। वो मां काली के चरणों में गिर पड़ा। हे महाकाली, मुझे क्षमा कर दे। मैं अनजाने में गांव में मौत को ले आया। रक्षा करो मां, वरना ये पिशाचिनी पूरे गांव को खा जाएगी। रामलाल के पैर जमीन पर नहीं पट रहे थे। डर और पछतावे के मारे उसका गला सूख चुका था। मंदिर से निकलकर वो सीधा अपने बचपन के मित्र भीमा के घर की ओर भागा। भीमा गांव का सबसे निडर पहलवान माना जाता था। रामलाल ने बदहवास होकर भीमा का दरवाजा पीटा। भीमा, अनर्थ हो गया। मैं जिसे घर लाया वो इंसान नहीं, साक्षात यमराज की परछाई है। वो पिशाचिनी है भीमा। मैंने अपनी आंखों से उसे पहरेदार का खून पीते देखा है। भीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रामलाल को सहारा देकर बिठाया। शांत हो जा रामलाल। मुझे पहले ही शक था कि उस लड़की के साथ कुछ तो गलत है। उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। पर अब रोने से काम नहीं चलेगा। ये मामला हमारे बस का नहीं है। तो क्या हम चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करें? नहीं। पालमपुर की सरहद पर शमशान के पास एक कुटिया है। वहां अघोरी बाबा भैरवनाथ रहते हैं। कहते हैं उनके पास काली शक्तियों को बांधने का दम है। वही हमें इस बला से बचा सकते हैं। चल अभी इसी वक्त। काली घटाएं अभी भी छाई हुई थी। शमशान के सन्नाटे को चीरते हुए दोनों दोस्त
वक्त बाबा की कुटिया पहुंचे। चारों तरफ खोपड़ियां और जलती हुई दुनिया थी। बाबा भैरवनाथ अपनी आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रहे थे। जैसे ही रामलाल ने कदम रखा, बाबा ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें खोल दी। ले आए उसे, उस रक्त पिपासु को जिसे सदियों से अंधेरे की तलाश थी। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मुझसे पाप हो गया। मूर्ख, जिसे तू माया समझ रहा है वह छाया पिशाचिनी है। वो उस पुरानी हवेली में कैद थी, क्योंकि वहां की दीवारों पर सिद्ध मंत्र लिखे थे। तूने उसे वहां से लाकर उसे आजाद कर दिया। अब उसे रोकने का मतलब है अपनी जान की बाजी लगाना। बाबा, वो क्या चाहती है? वो सिर्फ खून नहीं पीती, वो आत्माएं कैद करती है। आज की रात अमावस्या है। अगर आज रात उसने गांव के 5 बलि पूरे कर लिए तो वो अमर हो जाएगी। फिर उसे स्वयं देव भी नहीं रोक पाएंगे। 3 बलि वो दे चुकी हैं, 2 और बाकी हैं, और अगली बलि शायद तू ही है रामलाल। अचानक कुटिया के बाहर एक भयानक चीख गूंजी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। कुटिया की फूस की छत पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। बाबा भैरवनाथ ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और आग में फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली लपटें उठने लगी। रामलाल, ये रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध ले, और याद रख, वो तेरी ममता और संवेदना का फायदा उठाएगी। वो तेरी माँ की आवाज में बुलाएगी, तेरी बेटी बनकर रोएगी, पर तू मुड़कर मत देखना। अगर तूने उसकी आंखों में देख लिया तो तेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा और रूह उसकी गुलाम। मुझे क्या करना होगा बाबा? तुझे वापस उसी हवेली में जाना होगा। उसके अस्तित्व का राज वहीं दफन है। जब तक तू उसका पुराना कंकाल जलाकर राख नहीं कर देता, ये खेल खत्म नहीं होगा। मैं यहां अपनी तंत्र शक्ति से उसे रोक कर रखूंगा, पर तेरे पास सिर्फ भोर होने तक का समय है। रामलाल के हाथ में बाबा ने एक अभिमंत्रित खंजर और भस्म की पोटली थमा दी। बाहर बिजली कड़की और माया का डरावना अक्स कुटिया के झरोखे से झांकता हुआ दिखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उनमें से खून टपक रहा था। आगे क्या रामलाल अकेले उस खौफनाक हवेली में जा पाएगा? क्या वो माया के जाल से बच पाएगा?